डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ये जो सीरीज कर रहे हैं, आज हम इसमें सोइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक सोइल है जिसकी बल्क डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और वाटर कंटेंट 10% है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगा। ये रिलेशनशिप होता है ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में। रो डी इक्वल होगा रो अपॉन 1+W, या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि गामा डी इक्वल होगा गामा अपॉन 1+W। W यहाँ पर हमें परसेंटेज में दिए है, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1 आ गया। गामा होता है बल्क डेंसिटी जो कि दिया गया है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ से रो डी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 1+0.1, 22 अपॉन 1.1, 20 आ जाएगा आंसर। सिंपल सा ये फॉर्मूला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए। काफी बार स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में गलती करते हैं, ध्यान नहीं रहता कि रो अपॉन 1+W होगा कि रो डी अपॉन 1+W होगा। तो एक हिंट है इसको याद रखने के लिए, रो और रो डी में कंपेयर करें तो स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी। जब हम रो कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल हम वॉल्यूम ले रहे हैं, जिसमें वाटर टोटल हम मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं। टोटल मास में सॉलिड्स का भी मास होगा और वाटर का भी मास होगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये आया रो। रो डी निकालने के लिए मैं इसको ड्राई करूंगी तो ऊपर सिर्फ मास ऑफ सॉलिड्स आएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो रो डी में मास आ रहा है वो कम आ रहा है क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो गया है, तो हमेशा रो डी की वैल्यू रो से कम होगी और इसलिए रो डी इक्वल आएगा रो अपॉन 1+W के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि यहाँ पर ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ये लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है। तो पूछा है कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें कि क्ले के पार्टिकल्स ज्यादा हैं। क्ले है, ये हाई प्लास्टिसिटी शो करता है, तो इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर होती है। तो कोई भी सॉइल सैंपल जिसकी पीआई की वैल्यू ज्यादा होगी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होगी, उसमें क्ले का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो यहाँ में हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए हम लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट डिडक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले में आएगा 0.27, सेकेंड वाले में 0.32, इस वाले को करेंगे तो आएगा 0.22, 0.47 में से 0.26 घटाएंगे तो 0.21 आएगा। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर ये वाली है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर आ जाएगा। जो सॉइल है बी, उसमें क्ले का परसेंटेज, क्ले के पार्टिकल सबसे ज्यादा है, बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिए है कि इनऑर्गेनिक सॉइल्स हैं जिनकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है, क्ले और सिल्ट, इनकी क्लासिफिकेशन हम कंप्रेसिबिलिटी का क्राइटेरिया रखते हैं, और अगर लो है तो हम एल यूज करेंगे और हाई है तो एस यूज करते हैं। तो एस एल यहाँ पर लिखा है, एस तो हम सैंड के लिए सिंबल यूज करते हैं, और सैंड का क्लासिफिकेशन कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे नहीं होता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर एम एच लिखा है, एच हम हाई के लिए यूज करते हैं तो ये भी नहीं होगा। ये हाई कंप्रेसिबिलिटी की सिल्ट है, ये हाई कंप्रेसिबिलिटी की क्ले है। हमसे लो कंप्रेसिबिलिटी का पूछा है तो सी हो जाएगा। दूसरा इसमें पॉसिबल था सीएल कि क्ले लो कंप्रेसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि कोई सैंड का स्ट्रेटम है 1.5 मीटर का, उसमें हार्डलिक हेड कितना रिक्वायर्ड होगा क्विक सैंड कंडीशन अकर होने के लिए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और वोल्ट रेशियो दिया गया है। किसी भी स्ट्रेटम में अगर हार्डलिक हेड है, हार्डलिक ग्रेडियंट जो आई है, हेड लॉस अपॉन टोटल लेंथ, ये अगर इक्वल हो जाए G-1 अपॉन 1+E के, तो क्विक सैंड कंडीशन अकर होती है। यहाँ पर G की वैल्यू होगी 2.67 - 1 अपॉन 1+0.67, तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। IC इक्वल आ गया 1 के, और ग्रेडियंट जो होता है हार्डली ग्रेडियंट, वो इक्वल होता है हेड अपॉन टोटल लेंथ। हेड हमसे पूछा गया, टोटल जो थिकनेस स्ट्रैटम की दी गई है वो 1.5 मीटर दी गई है, तो 1.5 इज इक्वल टू 1, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5। 1.5 मीटर का अगर हार्डलिक हेड एक्ट कर रहा है एक 1.5 मीटर थिकनेस के स्ट्रैटम में, तो क्विक सैंड कंडीशन अकर होंगी, बी होगा यहाँ पर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिए है कि टेम्परेचर को हमने राइज किया, इसके कारण विस्कोसिटी है वो 60% हो गई, रिड्यूस हो गई। एक तो रिड्यूस्ड टू या रिड्यूस्ड बाई 20%, इट मीन्स पहले 100 थी तो अभी 80 हो गई है। रिड्यूस्ड टू 80%, इट मीन्स अभी डिक्रीज होके वो वैल्यू हो गई है 80%। जैसे यहाँ पर दिया है रिड्यूस्ड टू 60%, इट मीन्स विस्कोसिटी पहले जो थी उसकी 60% हो गई अब। और यूनिट वेट है वो 90% रिड्यूस हो गया, 90% हो गया है रिड्यूस होके। अगर बाकी सारी चीजें सेम रहे तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना चेंज होगा? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इक्वल होता है सी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। अब यहाँ पे ई को हम चेंज नहीं कर रहे, सी एक कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि के प्रोपोर्शनल होगा गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू के। अब इनिशियली परमेबिलिटी अगर के था और बाद में परमेबिलिटी चेंज होके हो गया के डेस, तो हम के डेस को कैलकुलेट करेंगे के की फॉर्म में। के इक्वल आ रहा है सी ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। तो के डेस इक्वल हो जाएगा सी ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई, इसको हम कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं। गामा डब्ल्यू हो गया है 90%, तो पहले गामा डब्ल्यू था अगर स्पेसिफिक वेट, तो अब हो जाएगा 0.9 इंटू गामा डब्ल्यू। और विस्कोसिटी हो गया 60%, इट मीन्स पहले म्यू था तो अब 0.6 म्यू हो जाएगा। अब ये के डेस जो आ रहा है इसको मैं के की फॉर्म में लिख सकती हूँ। दिस गामा डब्ल्यू और म्यू को अगर इधर लिख दूं, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 0.6। ये जो सारी टर्म है ये मुझे पता है कि के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगी कि के डैश विल बी इक्वल टू के इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.6, ये आ जाएगा 3/2। तो के डैश है वो पहले का 1.5 टाइम्स हो गया है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है 50% से, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक अर्थन डैम है, उसका फ्लो नेट पूछा गया हमसे, 30 मीटर वाटर डेप्थ है, 25 पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, 5 फ्लो चैनल हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दी है 0.03 mm पर सेकेंड, डिस्चार्ज पूछा है पर मीटर लेंथ मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो फ्लो नेट जहां पर दिया हो वहां पर डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है ये। फॉर्मूला याद कैसे रखना है? के का आपको पता होगा कि यूनिट वो होती है जो वेलोसिटी की यूनिट होती है, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है के आई की कोई यूनिट होती नहीं है, ये हेड अपॉन लेंथ होता है, तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाता है। तो v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या mm पर सेकेंड, वही यूनिट के की होगी। पर मीटर डिस्चार्ज की अगर बात हो रही है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में डिस्चार्ज आएगा, हेड होता है मीटर में, तो के और एच है, इनसे मुझे यूनिट बनानी है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो मुझे इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। और क्योंकि एनएफ और एनडी तो नंबर्स हैं, इनकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो आपको इतना समझ आ गया कि के इंटू एच होगा। अब एनएफ अपॉन एनडी को आपको एफडी से याद रखना है। एफडी फिक्स डिपॉजिट सेविंग के लिए लोग कराते हैं, टर्म सुनी होगी आपने जरूर कहीं ना कहीं। तो एफ ऊपर आएगा, डी नीचे आएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में भी वैल्यूज रखते हैं हम। के है 0.03, 1000 से डिवाइड कर देती हूँ मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये दिया गया है mm पर सेकेंड में। इंटू एच यहाँ पर आ रहा है 30, एनएफ है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स जो होंगे 5, और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स दिए गए 25, तो नंबर ऑफ ड्रॉप हो गया एनडी 25, एनएफ हो गया 5, तो यहाँ पे वैल्यूज रखी, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.00018 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ये कंसंट्रेटेड लोड है 3/2 पाई टन का, उसके नीचे 3/2 पाई मीटर डेप्थ पर वर्टिकली डायरेक्टली उसके नीचे जो पॉइंट लोकेटेड होगा वहां पर वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा का फॉर्मूला होता है 3q/2 पाई इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड है वर्टिकल डेप्थ, और मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर अपॉन जेड का स्क्वायर रेज टू पावर 5/2।
यहाँ पे ये जैसे मेरा लोड लग रहा है, इसके नीचे जेड डेप्थ पे पॉइंट लोकेटेड है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे है इस वर्टिकल लोड से। अगर मैं प्लान व्यू देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस है और ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पर लोड पूछा गया है तो ये होगा। और आर क्या है? आर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो डायरेक्ट डिस्टेंस इसकी यहाँ से हो जाएगी आर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हमसे स्ट्रेस पूछा है, वर्टिकल प्रेशर पूछा है, डायरेक्टली इसके नीचे जो पॉइंट होगा, इसके नीचे डायरेक्टली यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, उसके लिए हमें पूछा है। आर हमारा 0 हो गया, यहाँ पर आर 0 हो गया तो ये वाली टर्म तो 1 होगी। बाकी हम वैल्यूज रखेंगे तो 3 क्यू अपॉन 2 पाई होता है, क्यू है लोड। बाकी हम वैल्यूज रखेंगे तो 3 अपॉन 2 पाई, क्यू होता है लोड, इसकी वैल्यू है 3 अपॉन 2 पाई टन। तो 3 अपॉन 2 पाई इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 3 अपॉन 2 पाई है, 3 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कंप्रेशन इंडेक्स है एक रिमॉल्डेड सैंपल का, वो क्या होगा अगर उसकी लिक्विड लिमिट है वो 50% है। तो दो फॉर्मूले होते हैं कंप्रेशन इंडेक्स सीसी निकालने के। एक होता है सीसी इज इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट -10, ये होता है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए। और एक होता है सीसी इज इक्वल टू 0.007 LL-10, ये होता है रिमॉल्डेड सैंपल के लिए। अब हमें सैंपल रिमॉल्डेड दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सीसी आ जाएगा 0.007, WL 50 -10, तो 0.007 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 50% कंसोलिडेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा। अगर एक सैंपल है रिमॉल्डेड क्ले का जिसमें ड्रेनेज है वो सिंगल ड्रेनेज है। सिंगल ड्रेनेज और डबल ड्रेनेज आपने टर्म सुनी होगी। इनका सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे ये मैंने सैंपल लिया है, इसको मैं कंसोलिडेटेड करा रही हूँ, तो कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है उसमें से वाटर है वो एक्सपेल आउट होता है, वाटर बाहर निकलता है और इसके कारण वॉल्यूम में रिडक्शन होता है, इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर दोनों जगह ही पोरस डिस्क कोई लगाई हुई है, वाटर यहाँ से भी एस्केप कर रहा है और यहाँ से भी एस्केप कर रहा है, ये तो हुआ डबल ड्रेनेज। अगर मैंने यहाँ पर पोरस डिस्क नहीं लगाई है, यहाँ से वाटर एक्सपेल आउट नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही साइड से हो रहा है, जैसे ऊपर से हो रहा है, तो वहां पर हम बोलेंगे सिंगल ड्रेनेज। तो क्वेश्चन में जो दिया है वहां पर सिंगल ड्रेनेज है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट द सेम सैंपल ऑफ क्ले विथ सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बट विथ डबल ड्रेनेज। सब कुछ सेम है, बस ड्रेनेज है वो डबल कर दिया गया है। अब एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, टीवी इक्वल होगा CVT अपॉन डी स्क्वायर के। टीवी यहाँ पे एक टाइम फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है कितना % कंसोलिडेशन है। जैसे यहाँ पर 50% कंसोलिडेशन केस फर्स्ट में हो रहा है और केस सेकंड जिसके लिए हमें क्वेश्चन पूछा है उसमें भी 50% ही हो रहा है, तो टीवी दोनों के लिए सेम रहेगा। सीवी है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये भी सेम रहेगा, सेम सैंपल है। टी है वो टाइम है, कितना टाइम लग रहा है कंसोलिडेशन में, जो 50% कंसोलिडेशन दिया है उसमें, और डी है वो ड्रेनेज पाथ की लेंथ है। अब अगर मेरे सैंपल की लेंथ अगर एल है और मैं डबल ड्रेनेज की बात करूं तो मेरे ड्रेनेज पाथ की लेंथ हो जाएगी L/2। फारदेस्ट पॉइंट पे जो सेंटर पे है वो पार्टिकल्स हैं जहां से वाटर एक्सपेल आउट कर रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो सेंटर में पार्टिकल्स हैं उनको ट्रेवल करना है बाहर निकलने के लिए, तो इनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा L/2। अगर सिंगल ड्रेनेज की मैं बात करूं तो ड्रेनेज पाथ की लेंथ हो जाएगी L, क्योंकि अब बॉटम में जो पार्टिकल है वो यहां से तो निकल नहीं सकता, यहाँ पे पोरस डिस्क नहीं दी है, एक्सपेल नहीं कर सकता यहाँ से वाटर, तो अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, तो सिंगल ड्रेनेज में ड्रेनेज पाथ की लेंथ हो जाती है L। अब बाकी सब कुछ सेम रखा है, CV TV सेम है, T और D में रिलेशन पूछा है,
तो मैं ये लिख सकती हूँ कि टी प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर। अब मैं D की वैल्यू रख दूंगी। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, सिंगल ड्रेनेज है, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू हो जाएगी L, डबल ड्रेनेज में हो जाएगी L/2, और इसका स्क्वायर आ रहा है तो मैं स्क्वायर कर दूंगी। तो यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू 1/4, सॉरी 4, L/2 ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, और T2 आ जाएगा T1/4। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। और जितना ड्रेनेज पाथ हम कम करते हैं उतना ही क्विकली कंसोलिडेशन होता है। ये चीज आप रियलाइज भी कर पा रहे होंगे, फील हो रहा होगा आपको। तो 50% कंसोलिडेशन के लिए अगर वन सिंगल ड्रेनेज से टी टाइम था तो डबल ड्रेनेज से इससे कम ही टाइम लगेगा, ये तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि एक क्ले की लेयर है जिसमें सिंगल ड्रेनेज है, 50% कंसोलिडेशन के लिए 6 महीने लग रहे हैं, 6 मंथ्स। तो दूसरी एक क्ले की लेयर है बी जिसकी थिकनेस है वो सेम है, ड्रेनेज है वो डबल है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है CV/2। तो सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो टीवी इक्वल होता है CVT अपॉन डी स्क्वायर, ये देखा हमने पिछले क्वेश्चन में। अब TV1 और TV2 सेम होंगे दोनों केसेस में क्योंकि सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। तो मैं लिख सकती हूँ कि CV1 T1 D1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CV2 T2 अपॉन D2 का स्क्वायर। CV1 है मेरा CV, T1 है 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय D1 है, सिंगल ड्रेनेज है तो L होगा, अगर सिंपल की लेंथ है वो L है। तो CV2 की जगह मैं रखूंगी CV/2, T2 मुझे निकालना है, डबल ड्रेनेज है सेकंड बी वाले लेयर में, ये यहाँ पे दिया गया डबल ड्रेनेज, तो D2 हो जाएगा L/2, इसका स्क्वायर यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो T2 आएगा CV अपॉन CV/2 इंटू L/2 का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर इंटू 6 मंथ्स। ये जो है यहां से ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 इंटू 6, ये 2 और ये आ जाएगा 3 मंथ्स, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की अगर 60% है तो एयर कंटेंट क्या होगा? एस होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि वॉइड्स में से कितने वॉइड्स ऐसे हैं जो वाटर से फिल हुए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 60%, इट मीन्स जो भी वॉइड्स हैं उनमें 60% वाटर से फिल हो रखी हैं और 40% में एयर है। अब मेरा एयर कंटेंट AC का फॉर्मूला होता है VA अपॉन VV। अब मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं S प्लस AC, तो ऊपर मेरा आ जाएगा VA प्लस VW, नीचे आ जाएगा VV। वॉइड्स में या तो एयर होगा या वाटर होगा, तो एयर का वॉल्यूम, वॉइड्स में जो एयर का वॉल्यूम है और जो वॉइड्स में वाटर का वॉल्यूम है, जहां पर वाटर है वो वॉल्यूम है, उन वॉइड्स का अगर मैं दोनों का सम करूंगी तो मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलेगा जो कि इक्वल आ गया 1 के। तो ये 60% है तो एयर कंटेंट 40% होगा, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है वेन शियर टेस्ट की रिगार्डिंग। ये ऐसा टेस्ट है जिसको मोस्टली सॉफ्ट क्ले वगैरह ऐसी सॉइल जिनका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है उनके लिए इसको फील्ड में कंडक्ट किया जाता है। इसका क्या मैकेनिज्म होता है, इसको अगर आप पूरा समझना चाहो तो मैंने एक वीडियो बनाया है, इस पे आई बटन में लिंक दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है, ना कोई ज्यादा कैलकुलेटिव है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं वेन शियर टेस्ट में। एक तो होता है 2 वे शीयरिंग जिसमें फॉर्मूला होगा T अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन H/2 प्लस D/6। ये तो होता है 2 वे शेयर के लिए। वेन शेयर टेस्ट में इस तरीके से ब्लेड्स होती हैं कनेक्टेड 90 डिग्री पे, लेंथ होती है इनकी कुछ, जो डायमेंशन इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है वो, और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं सोइल में और फिर इसको रोटेट करते हैं। इसको यहाँ इंसर्ट करने के बाद इसको पूरे को हम घुमाएंगे
तो ये सारे ब्लेड्स जो हैं चारों ये घूमेंगे, और जहां से घूम रही है वहां से शेयर में फेलियर होगा सोइल का। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम इस तरीके से इंसर्ट करें कि वो पूरी की पूरी ही सोइल में है, दूसरा ऐसे हो सकता है कि उसका जो टॉप सरफेस है वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर है, सिर्फ उसका कुछ पोर्शन ही सोइल के अंदर है। तो अगर पूरी सोइल के अंदर है तो दोनों फेसेस पे, टॉप और बॉटम दोनों पे शेयर फेलियर हो रहा है, तो उसको टू वे शेयरिंग बोलेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस तरीके से है कि उसका जो टॉप है वो बाहर निकला हुआ है ग्राउंड सरफेस से, तो उस केस में वन वे शेयर होगा और वहां पर फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/12। ये फॉर्मूले चाहे तो आप याद रख लें, या फिर इनको कैसे डिराइव करते हैं वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है डेरिवेशन। अब यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यूज रखनी है। टी होता है टॉर्क जिससे हम रोटेट कर रहे हैं। यूनिट्स का ध्यान रखना है, केजी पर सेंटीमीटर दिया हुआ है हर जगह, तो हम इसी में रखते हैं। टी हो गया 1000, पाई डाया क्या है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 का स्क्वायर, एच यहाँ पर आ रहा है जो लेंथ है वेन की 20 सेंटीमीटर, 20/2 प्लस 10/6, ऊपर है 1000। यहाँ इन दोनों में से अगर हम 10 को बाहर ले लें तो ये मेरा आ जाएगा 5 इंटू 1000, और अंदर बचेगा 1 प्लस 1/6। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/6 आएगा, तो ये पाई इंटू 7/6 आएगा, 6 ऊपर चला जाएगा और 6/पाई7 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि स्कैम्पटन जो फॉर्मूला है सरफेस फुटिंग में बीरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का, तो कोई स्क्वायर शेप का अगर फुटिंग है और प्योरली कोहेसिव सॉइल है, सी जिसका कोहेशन है, तो उसकी बीरिंग कैपेसिटी नेट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो अगर कोहेसिव, प्योरली कोहेसिव सॉइल है, तो उस केस में बाकी सारी टर्म्स एन फाई एन गामा वगैरह जीरो हो जाते हैं, सिर्फ ये बचता है एनसी वाली टर्म। क्यू यू इक्वल आएगा सी इंटू एन सी के। सी की एन सी जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू स्ट्रीम फुटिंग के लिए 5 होगी और स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग के लिए 6 होगी, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक पिक्नोमीटर है और उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं। तो हम इन टर्म्स को समझते हैं पहले, बाद में हम क्वेश्चन पे जाएंगे। फॉर्मूला जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो ये होता है, यहाँ पे W1 क्या है, जो पिक्नोमीटर है वो पूरा खाली है उसका वेट है। W2 क्या है, पिक्नोमीटर है उसमें मैंने ये सोइल ऐड कर दी है। यहाँ पर कुछ सैंपल मैंने कुछ मेजर्ड सोइल ली, जैसे यहाँ पे 200 ग्राम बताया है, ये पिक्नोमीटर में ऐड करी और अब उसका वेट मेजर कर लिया। तो W1 खाली का था, W2 पिक्नोमीटर में कुछ सोइल ऐड की हुई है, ओवन ड्राइड, उसके साथ में पिक्नोमीटर का वेट है। थर्ड में मैंने क्या किया, जो स्पेस बच रहा था, ये तो मेरा पिक्नोमीटर था, ये नीचे सोइल थी, अब जो भी स्पेस बच रहा था उसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, ये वाटर ऐड कर दिया मैंने पूरे में, और सोइल का सैंपल है उसको भी अच्छे से स्टीर किया कि वहां पर भी कुछ एयर के लिए स्पेस ना रह जाए, वहां पे एयर वॉइड्स ना रह जाए। और फोर्थ वाले में मैंने क्या किया, खाली किया पूरा पिक्नोमीटर को और पिक्नोमीटर में ओनली वाटर फिल करके इसका वेट मेजर कर लिया। तो ये W3 हो गया, ये W4 हो गया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया है, मुझे दिया है कि पिक्नोमीटर का वाटर और सोइल सैंपल के साथ में, मतलब पिक्नोमीटर का वेट वाटर और सोइल सैंपल तीनों का है 1600 ग्राम। इट मीन्स मुझे ये वाला दिया है 1600 ग्राम, और पिक्नोमीटर है वो ओनली फिल्ड विथ वाटर है तो 1500 ग्राम है, मतलब W4 मेरा है, ये 1500 ग्राम दे दिया मुझे। बट W1 और W2 नहीं दिए हैं, बट मुझे W1 माइनस W2 चाहिए, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में मुझे इसी तरीके से रखना है, और W1 माइनस W2 मुझे डायरेक्टली दे दिया गया है। इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, जो सोइल है यहाँ पे जो मैंने ऐड करी है इसी का तो वेट आएगा, और इसका वेट मुझे डायरेक्टली दे दिया है 200 ग्राम, तो मैं इसकी W2 माइनस W1 की जगह 200 ग्राम लिख दूंगी।
अपॉन 200 माइनस 1600 माइनस 1500 और ये 2 आ जाएगा जी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए है कि कोई नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस को 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 200 किया तो टोटल सेटलमेंट हुआ है 10 mm का, और पूछा गया है कि अगर स्ट्रेस को 200 से 400 कर दें तो सेटलमेंट क्या होगा। तो इनिशियली स्ट्रेस था, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 था, फिर इंक्रीज करके सिग्मा 2 कर दिया गया। जब स्ट्रेस सिग्मा 1 था तो इनिशियल जो वोल्ट रेशियो E0 था, टोटल डेप्थ है वो H0 थी। सिग्मा 1 स्ट्रेस पे वोल्ट रेशियो E0 था और टोटल डेप्थ क्ले की लेयर की वो H0 थी। अगर CC कंप्रेशन इंडेक्स है तो यहाँ पर डेल्टा H और स्ट्रेस में इस तरीके से रिलेशन होगा, डेल्टा H है वो सेटलमेंट हुआ है जब स्ट्रेस को हमने सिग्मा 1 से सिग्मा 2 तक लेके गए, इंक्रीज किया, अपॉन H0 विल बी इक्वल टू CC1 प्लस E0 log सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। अब इस फॉर्मूले से मैं सेटलमेंट निकालूंगी। फर्स्ट केस के लिए सेटलमेंट दिया गया है, सेकंड के लिए पूछा है, बट मेरे पास CC नहीं है, E0 भी नहीं है, H0 भी नहीं है, तो मैं दो इक्वेशन लिख सकती हूँ, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो दोनों में बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ डेल्टा H ही अननोन बचेगा। अब इक्वेशन में कैसे लिख सकती हूँ, अगर 100 से 200 तक ये लेके गए इफेक्टिव स्ट्रेस को, तो उस केस में इक्वेशन बनेगी डेल्टा H जिसकी वैल्यू है 10 mm, 10 डिवाइडेड बाई H0 इज इक्वल टू CC अपॉन 1 प्लस E0 log 200 अपॉन 100। अब मुझे सेकंड वाले केस के लिए इक्वेशन लिखनी है 200 से 400 तक, बट उसके लिए फिर मुझे जब स्ट्रेस है वो 200 था, उस केस में E0 क्या होगा और H0 क्या होगा ये पता होना चाहिए, और ये मुझे नहीं पता है। अगर मान लिया कि वहां पर वोल्ट रेशियो E1 है, टोटल जो डेप्थ है वो H1 है, तो यहाँ पर सेकंड केस के लिए मैं इक्वेशन डायरेक्टली 100 टू 400 के लिए लिखूंगी। तो अब इस केस में क्या होगा, जब 100 था उस टाइम E0 वोल्ट रेशियो और H0 टोटल डेप्थ है, जो कि मेरी इस इक्वेशन में भी आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे सेकंड वाले केस के लिए सिग्मा 1 होगा 100 और सिग्मा 2 होगा 400। ये इफेक्टिव स्ट्रेस है तो ये लगा देते हैं साइन ऊपर। डेल्टा H हमें निकालना है, अपॉन H0 इज इक्वल टू CC अपॉन 1 प्लस E0 log 400 अपॉन 100। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन से अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 10 अपॉन डेल्टा H, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये आ जाएगा log 2, नीचे आएगा log 4। log 4 मैं लिख सकती हूँ 2 log 2। ये प्रॉपर्टी होती है log की कि log 4 को मैं log 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और जो स्क्वायर में आ रही है टर्म इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख सकते हूँ। तो यहाँ से मेरा डेल्टा H आएगा 10 इंटू 2 20। अब 100 से 200 तक स्ट्रेस इंक्रीज करने में, 100 से 400 तक स्ट्रेस को इंक्रीज करने में टोटल सेटलमेंट हो रहा है 20 mm का, और मुझे पता है कि जब 100 से 200 किया उस टाइम हो रहा है 10 mm का, तो बचा हुआ 10 mm का सेटलमेंट होगा जब मैंने स्ट्रेस को 200 से लेके 400 तक किया है, और वही मेरे से पूछा है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि कोई एक्टिव अर्थ प्रेशर का केस है, उसमें 10 मीटर डेप्थ पे जो इंटेंसिटी है ड्राई कोहेसनलेस सैंड में, वो क्या होगी अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है और वेट है जो गामा है वो 1.8 टन पर मीटर क्यूब है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का पूछा है। एक्टिव अर्थ प्रेशर में प्रेशर की इंटेंसिटी होती है Ka इंटू गामा एच, और पैसिव में होती है Kp इंटू गामा एच। Ka की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, Kp की हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और इन दोनों में ये रिलेशन भी होता है कि K इक्वल होता है 1/Kp के। ये सेम वैसा ही है जैसा वाटर के केस में हाइड्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये गामा एच होता है।
एच डेप्थ पे प्रेशर है वो गामा एच होता है। अब यहाँ पर वाटर नहीं आ गई है सॉइल, तो सॉइल के कारण ये कांस्टेंट आ जाता है, बाकी फॉर्मूला वही रहता है, के इंटू गामा एच हो जाएगा। के एक की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। फाइव है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, 1 माइनस साइन 30 आ गया 1/2, 1 प्लस साइन 30 आ गया 1/2, और ये आ जाएगा 1/3। तो प्रेशर की इंटेंसिटी हो जाएगी 1/3 इंटू 1.8 इंटू एच है 10, तो ये 0.6 है और ये 6 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट हमसे पूछा है और पिक्नोमीटर मेथड से जो टेस्ट करते हैं उसका डेटा दिया गया है। तो जो हम क्वेश्चन नंबर 14 करके आए वैसा ही है, W1, W2, W3, W4 सेम वैसे ही होंगे, फॉर्मूला वो डिफरेंट होगा। वाटर कंटेंट के लिए फॉर्मूला होता है W1, W2, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, W3, W4, 1 2 3 4, दिस मल्टीप्लाई बाई G माइनस 1 अपॉन G, और फिर ऊपर फिर से -1 करके परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। W1, W2, W3, W4 क्या थे वहां पर? W1 था ओनली पिक्नोमीटर का, खाली पिक्नोमीटर का वेट। W2 था जब पिक्नोमीटर में हमने सोइल का सैंपल ऐड किया था, वहां पर जहां हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी, हमने ओवन ड्राइड सैंपल लिया था। यहाँ पे वेट सोइल लेंगे क्योंकि हमें वाटर कंटेंट ही तो निकालना है, तो हम ओवन ड्राई कैसे कर दें? तो ये मैंने यहाँ पर सोइल सैंपल ऐड कर दिया। अब ये जो पिक्नोमीटर है इसको मैं फिल कर रही हूँ वाटर से। तो ये पिक्नोमीटर में सोइल पहले से थी जो यहाँ पर है, बचे हुए स्पेस में मैंने वाटर फिल कर दिया। और फोर्थ केस था कि खाली करा मैंने पूरा पिक्नोमीटर और पूरे में ही वाटर फिल कर दिया। तो ये W1 था, ये W2 था, ये W3 है, ये W4 है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज रखते हैं। सैंपल वेट सैंपल लिया है 260 ग्राम, 260 ग्राम का वेट सैंपल लिया है पिक्नोमीटर में। 400 ग्राम है वो पिक्नोमीटर का वेट है। मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना है, जी दे दिया है। और जब ये वाला केस की बात हो रही है कि जब उसमें वाटर ऐड किया, रिमेनिंग जो खाली स्पेस था उसमें, तो 141 ग्राम आया, मतलब ये 141 ग्राम है। और वेट ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर आया 1275 ग्राम, ये आया 1275 ग्राम। अब W1 और W2 की बात करें तो W1 है मेरा 400 खाली पिक्नोमीटर का, और 260 ग्राम मेरा वेट सैंपल है, तो W2 वाला क्या हो जाएगा 660। वैसे W2 माइनस W1 मैं इसीलिए करती हूँ कि मुझे सोयल सैंपल है उसका वेट मिल जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली सोयल सैंपल का वेट दे दिया गया है, तो मैं डायरेक्टली भी ये रख सकती हूँ 260 ग्राम अपॉन W3 है 1415 माइनस 1275 इंटू 2.75 माइनस 1 अपॉन 2.75 माइनस 1 इंटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो बी आएगा 18.2%। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक कॉम्पैक्टेड सोइल सैंपल है जिसका मॉइस्चर कंटेंट 10% है, वेट 200 ग्राम है, मास यूनिट वेट 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? ऐसी ई इक्वल होता है WG के, रो डी इक्वल होता है रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के, इज इक्वल टू 0 W अपॉन 1 प्लस ई। अब रो मुझे पता है, मैं वैल्यू रख दूंगी, W 10% है तो 0.1 हो गया, तो 1 प्लस डब्ल्यू आ जाएगा 1 प्लस 0.1 1.1, ये आ गया 1.1, इज इक्वल टू जी है 2.7, रो डब्ल्यू है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है, 1 प्लस ई, यहाँ से मेरा ई आ जाएगा 0.485। क्वेश्चन में मेरे से एस पूछा गया है। एस ई डब्ल्यू जी में ये बहुत ही पॉपुलर रिलेशन है, ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए।
इसका या तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में इसका यूज होगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे। एस हमसे पूछा है, ई हमें पता है 0.48, डब्ल्यू है 10% तो 0.1 इंटू जी की वैल्यू 2.7, और इसको अगर आप एस के लिए सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.556, परसेंटेज में हो जाएगा 55.6%, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिए है कि लिक्विड लिमिट टेस्ट में 10 ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट था वो 70% था, 100 ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट है वो 20% है। हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ ब्लोज को लॉगरिथम स्केल में लेके, और मॉइस्चर कंटेंट को हम वाई एक्सिस पे लेंगे, और इन दोनों के बीच में ग्राफ आता है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ नंबर ऑफ ब्लोज है लॉग स्केल पे, तो जैसे log 10 यहाँ पर कुछ आ रहा है, log 100 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर होगा मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में। तो log 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है वो है 70%, और log 100 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है यहाँ पर ये है 20%। और लिक्विड लिमिट होता है यहाँ पर log 25 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो। ये नंबर ऑफ ब्लोड और मॉइस्चर कंटेंट क्या है ये अगर समझना है तो आप एक बार लिक्विड लिमिट टेस्ट का पढ़ लीजिए या फिर कोई वीडियो देख लीजिए, उससे आपको प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा पूरा। अब मुझे ये log 25 के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी log 25 के कॉरस्पॉन्डिंग, वो W जो होगा वो लिक्विड लिमिट के इक्वल होगा। तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए ये 70% है, इसमें से अगर मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी यहाँ पर, तो मुझे ये वाला लिक्विड लिमिट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से इतना नीचे आएंगे तो यहाँ पर है 70 से अब मैं कितना डिडक्ट करूं, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी होगी। ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो ये वाली जो लाइन है इसका मैं स्लोप निकालूंगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई हो जाएगा 70 माइनस 20 अपॉन log 100 माइनस log 10 इंटू log, ये स्लोप आ गया। अब स्लोप को मैं इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगी, इस वाली से, इस वाली डिस्टेंस से अगर मैं स्लोप को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी मुझे, ये वाली। और इतनी डिस्टेंस मुझे 70% से घटानी है लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी log 25 माइनस log 10 से, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस log 25 माइनस log 10 होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 70 माइनस 15 log 10, log 100 को मैं 2 log 10 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा log 10, यहाँ पर आ जाएगा log 25 माइनस log 10, तो ये आ जाएगा log 25 माइनस 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, नीचे वाली log 10 को भी मैं 1 लिख देती हूँ, और मैं log 25 को लिख सकती हूँ 2 log 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है। 2 log 5 माइनस 1, इधर आ गया 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 50 क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि सोइल के कोई पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 है, उनका डायमीटर है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी अगर विस्कोसिटी 0.01 पोइज है। टर्मिनल वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है g-1 अपॉन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ये फॉर्मूला आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज होता है, सॉइल मैकेनिक्स में भी यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ अगर पूछा जाए, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो वो भी यही होगा। अब यहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शंस दिए आपको इतने नजदीक नजदीक, और ये फॉर्मूला इतना कैलकुलेटिव है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वाइज डिसीजन यही है कि आप स्किप करो इसको। मैं बेसिक प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो ये आपको ऐसा यूनिट में नहीं दिया है, तो पोइज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे।
इसको आप 0.05 इंटू 10⁻⁻² मीटर में लिखोगे। तो अब यूनिट्स यहाँ पे रखते हैं 2.67 - 1 इंटू गामा डब्लू 9810 इंटू डी 0.05 इंटू 10⁻² का स्क्वायर अपॉन 18 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा मीटर पर सेकंड में। उसको अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में करोगे कन्वर्ट तो 0.2275 आएगा आंसर ऑप्शन डी। काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि डाया चेंज करने से वी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या म्यू को चेंज करने से वी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पिक्नोमीटर की हेल्प से स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की गई है। जो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 14 में करके आए हैं सेम वही है, बट यहाँ पर एक डेटा नहीं दिया है। ये W1 दिया है, W2 दिया है, W3 दिया है, W4 नहीं दिया है। W4 में क्या करते हैं, पिक्नोमीटर को खाली करते हैं, उसमें पूरे में वाटर फिल करते हैं और उसके बाद उसका वेट मेजर करते हैं। तो ये रेटिंग आपको नहीं दी गई है, बट इसकी जगह आपको पिक्नोमीटर का वॉल्यूम दिया है। 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है पिक्नोमीटर का, तो इतना उसमें वाटर का वॉल्यूम आएगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। वाटर की जो मास डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है 1, इट मीन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब में इक्वल आ जाएगा 500 ग्राम के। अब 500 ग्राम है, ये है वाटर का वेट। पिक्नोमीटर का खुद का वेट यहाँ पर W1 से मुझे पता चल रहा है कि 125 ग्राम है। तो पिक्नोमीटर वाटर का पूरा फिल किया हुआ होगा, तो उसका अगर मैं वेट मेजर करूंगी जो कि होता है W4, तो ये आ जाएगा 500 प्लस 125 625 ग्राम। तो अब मेरे पास चारों रीडिंग आ गई हैं। आप फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद, आंसर 2.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में एक तो करेक्शन करना है, या यूनिट वेट लिखा है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.696। पोरोसिटी दिया गया है लूज स्टेट में 44% और क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट पूछा गया है। तो जी हो गया 2.696, आई सी इक्वल होता है G-1 प्लस ई। ई आपको नहीं दिया है बट पोरोसिटी दिया गया है, तो ई को आप लिख सकते हो N/1 माइनस एन। तो ये 0.44 अपॉन 1 माइनस 0.44, ये आ जाएगा 11/14। अब आई सी के आप लिखोगे वैल्यूज 2.696 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 11/14। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.949 आएगा, राउंड ऑफ करके 0.95 हो जाएगा, ई होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक मॉइस्ट सोइल का सैंपल है जिसका वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब और जो सैंपल है उसका वेट आ रहा है 108 ग्राम, मतलब टोटल एम हो जाएगा 108 ग्राम। ड्राइड का वेट आ रहा है 86.4 ग्राम, तो एम एस हो जाएगा 86.4 ग्राम। अब मैं एम डब्ल्यू निकाल सकती हूँ, ये मास में रिडक्शन हुआ वेट में, ये किसके कारण हुआ, वाटर इवेपोरेट होने के कारण। तो इनका डिफरेंस होगा वाटर का जो मास है वो, तो 108 माइनस 86.4 हो गया। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एब्सोल्यूट डेंसिटी दिया गया है। तो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, तो जी पता है, एस निकालना है मुझे, ई और डब्ल्यू पता होना चाहिए। डब्ल्यू मैं इससे निकाल सकती हूँ, डब्ल्यू क्या होता है, एम डब्ल्यू अपॉन एम एस होता है। तो 108 माइनस 86.4 अपॉन 86.4, ये इक्वल आएगा 0.25 के। तो डब्ल्यू भी आ गया। अब मुझे ई निकालना है, और ये फॉर्मूला हम पहले अप्लाई कर चुके हैं रो डी का, जिससे हम ई निकालते हैं। अब यहाँ पे रो डी में कैलकुलेट कर सकती हूँ। रो डी क्या होता है, ड्राई मास डेंसिटी, मतलब एम एस अपॉन वी। एम एस है 86.4 ग्राम और वॉल्यूम है 60, तो 86.4 अपॉन 60 मेरा रो डी हो गया। जी मुझे दिया गया है 2.52, रो डी है वो सीजीएस में 1 होता है, रो डब्ल्यू सॉरी 1 प्लस ई। इससे आप सोल्व करके ई निकालोगे, यहाँ से 1 प्लस ई इक्वल आएगा 1.75 के और ई आ जाएगा 0.75। अब मेरे पास ई आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो मैं एस निकाल सकती हूँ, डब्ल्यू जी अपॉन ई। डब्ल्यू है 0.25, जी है 2.52 अपॉन ई है 0.75। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 84% आ जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि कोई सॉइल के सॉलिड्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 है, ड्राई यूनिट वेट 19.62 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, तो श्रिंकेज लिमिट क्या होगा? क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, हमने जो पहले किया है वही है। एक चीज यहाँ पे नई आ रही है जो कि आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। क्वेश्चन में मेरे से श्रिंकेज लिमिट पूछा है। श्रिंकेज लिमिट उस वाटर कंटेंट को डिनोट करता है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर की सोइल है वो सैचुरेटेड है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं S इज इक्वल टू WG, तो जब S 1 होगा उस टाइम जो वाटर कंटेंट होगा दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। अब यहाँ पर मुझे पता है 1 होगा, W मुझे निकालना है, G दिया है, E नहीं दिया है, तो E के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, G रो W अपॉन 1 प्लस E। तो इस फॉर्मूले से आप E निकालोगे तो ये 0.25 आएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 दी है, तो यहाँ से मेरा W हो जाएगा 0.25 अपॉन 2.5, तो ये 0.1 आ जाएगा, परसेंटेज में 10% हो जाएगा, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक क्ले का स्लोप है जिसकी हाइट 10 मीटर है, स्टेबिलिटी नंबर 0.05 है, गामा ये है, सी है ये, तो क्रिटिकल हाइट क्या होगा स्लोप का? तो स्टेबिलिटी नंबर और क्रिटिकल हाइट इस तरीके से रिलेटेड होते हैं कि एस एन इक्वल होता है सी अपॉन गामा एच सी के। तो एस एन मेरा है 0.05, सी यहाँ पर है 2.5, गामा यहाँ पर दिया गया है 2 और एच सी है, ये मुझे निकालना है। तो मेरा एच सी है वो इक्वल आ जाएगा 2.5 अपॉन 0.05 इंटू 2.5, ये आएगा 10, तो 0.1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 मीटर, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि कोएसिव फोर्स सी अगर ये है, डेंसिटी ये है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेना है, स्टेबिलिटी नंबर है जो पिछले क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर स्टेबिलिटी नंबर एस एन उसी की बात हो रही है, वो 0.05 है, तो सेफ हाइट क्या होगी स्लोप की? अब हम क्रिटिकल हाइट निकालते हैं। क्रिटिकल हाइट वो हाइट है जिसपे अबाउट टू फेलियर है स्लोप। उस क्रिटिकल हाइट को अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूं तो मुझे सेफ हाइट मिल जाती है। कहीं पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यही होता है ना, अगर मैं लोड की बात करूं तो क्रिटिकल लोड जिस पे स्ट्रक्चर फेल हो रहा है डिवाइडेड बाई अलाउेबल लोड जो सेफ लोड है। इसी तरीके से यहाँ पर क्रिटिकल हाइट जिस पे स्ट्रक्चर फेल हो रहा है डिवाइडेड बाई जो अलाउेबल हाइट है वो होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी Fs। अब एस एन इक्वल होता है सी अपॉन गामा एच सी के, तो मैं गामा एच सी कैलकुलेट कर लेती हूँ इससे 0.05, सी है 1.5, गामा दिया गया है 2, तो यहाँ से एच सी कैलकुलेट करेंगे और एच सी आ जाएगा 1.5 अपॉन 0.05 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 150 अपॉन 10, तो ये 15 मीटर मेरा एच सी आ गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1.5 लेना है तो अलाउेबल हाइट मेरी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 1.5, ये आ जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है, उसमें अगर एडिशनल स्ट्रेसेस हम अप्लाई करें तो सॉइल स्पेसिमेन है उसमें कौन सा ऐसा प्लेन होगा जिस पर की शियर स्ट्रेस डेवलप होगा? बेसिकली ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले तो चारों तरफ से एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगाते हैं फील्ड की कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए, क्योंकि फील्ड में जहां पर भी सॉइल सैंपल है चारों तरफ वो सॉइल से सराउंडेड है और सॉइल उस पर प्रेशर लगा रही है। तो पहले तो चारों तरफ से सैंपल पे इस तरीके से प्रेशर लगाते हैं, फिर लगाते हैं एक डेविएटर प्रेशर, डेविएटर स्ट्रेस, कि इस डायरेक्शन में हम प्रेशर को और बढ़ा देते हैं, जो यूनिफॉर्मली लग रहा था वही तो है ही, इस डायरेक्शन में प्रेशर को और बढ़ा देते हैं। हमसे सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा ऐसा प्लेन है जिस पर कि शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा। तो जैसा कि सौम्य प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, इस तरीके से अगर लोड लग रहे हैं तो इस पर शियर स्ट्रेस नहीं आएगा और इस पर भी नहीं आएगा, इसके अलावा जो भी प्लेन्स होंगे उनपे शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये अगर इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन पर ये लोड इस तरीके से लग रहा है, इस प्लेन के अलोंग आएगा एक तो इस लोड का कंपोनेंट और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के अलोंग लोड का एक कंपोनेंट आ रहा है, इट मीन्स उस पर शियर स्ट्रेस भी आएगा।
ऑल प्लेन्स एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि पैसिव अर्थ प्रेशर का जो होता है एक सोइल मास में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो पीए होता है के ए गामा एच और पीपी होता है केपी गामा एच। के को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ और मैं इस तरीके से भी लिखती हूँ। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई की गई है। केपी है, ये इसका इनवर्स होता है 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। ध्यान रखना के ए हमेशा लेस देन 1 होगा और केपी ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह कर भी रहे हो तो थोड़ा सा अवेयर रहना इस चीज के बारे में, ताकि कोई गलती ना हो कहीं। ये है, इसको मैं लिख देती हूँ 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब अगर आपको ये भी फॉर्मूला पता है तो आपको पता होगा कि ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि ऊपर 1 में से मैं कुछ माइनस कर रही हूँ, नीचे 1 में से कुछ प्लस कर रही हूँ, तो मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा नीचे वाला, तो के की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। के की वैल्यू लेस देन 1 आती है, अगर मुझे ये चीज पता है तो मैं ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ। क्योंकि 1045 मेरा 1 होता है, तो मैं 1045 में से -5/2 करूंगी, क्योंकि मुझे पता है के लेस देन 1 होता है। केपी ग्रेटर देन 1 होता है, तो मुझे पता है कि 1045 डिग्री पे तो 1 होता है 1045, और इससे बड़ी वैल्यू होगी तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पर 1045 डिग्री प्लस 5/2 आ जाता है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले हैं, ये याद रख सकते हो। यहाँ पर तो जस्ट आपको यही पूछा है किसके प्रोपोर्शनल है, तो केपी के प्रोपोर्शनल है और के की वैल्यू होती है ये, केपी की वैल्यू, तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि एक अनसपोर्टेड वर्टिकल कट है कोई कोहेसिव सॉइल में, तो उसमें क्रिटिकल हाइट क्या होगी? तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला देखा वो नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए था, जहां पे पीए की इक्वेशन थी वो सिंपल थी के ए गामा एच। कोहेसिव सॉइल की अगर बात करें तो जो इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में हमने देखी वो मॉडिफाई हो जाती है, और यहाँ पर सी भी आता है इक्वेशन में, और पीए की इक्वेशन बन जाती है के ए गामा जेड माइनस 2 सी के का रूट। अब यहाँ पर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि ये वाली टर्म नेगेटिव है। तो जब नॉन कोहेसिव सॉइल की हम बात कर रहे थे, तो फ्री सरफेस जो टॉप सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, वहां पर कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा था। बट इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरा z 0 है तो वहां पर भी मेरी पीए की कुछ वैल्यू होगी -2c के ए का रूट। तो इस तरीके से जब ये 0 है तो भी यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा और ये वैल्यू नेगेटिव होगी। धीरे धीरे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं z बढ़ता है, तो ये वाली टर्म है वो बढ़ती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों टर्म इक्वल हो जाती है एक दूसरे को, और उस पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस है वो 0 हो जाता है। इनिशियली ये था -2c के का रूट, ये वैल्यू, और ये डिक्रीज होते होते यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके 0 हो गई, और उसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि 2c के ए रूट वाली टर्म तो मेरी कांस्टेंट ही है ना, ये जेड के बढ़ने से इस पे इफेक्ट पड़ नहीं रहा, और ये वाली टर्म है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। ये जो माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, और इस डेप्थ है वो मान लिया कि होती है जेड सी। क्रिटिकल हाइट इसी को बोला जाता है, कि ऐसी हाइट, ऐसा कट जो कि सेल्फ सस्टेनेबल है, स्टेबल है, उस पर कोई एक्स्ट्रा मुझे स्टेबिलिटी के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ऊपर के पोर्शन में टेंसाइल फोर्सेज है, नीचे के हम कंप्रेसिव है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये जेड सी मेरे से पूछा गया है, लेकिन मैं जेड सी निकालूं कैसे? अब जेड सी निकालने के लिए मैं अगर ये निकाल लूं, मान लिया कि ये जेड है, अगर मैं ये जेड निकालूं तो इसका ट्वाइस जेड सी हो जाएगा। अब जेड निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी 0 होगी, तो के ए गामा जेड को मैं -2c के ए का रूट, इसको मैं 0 के इक्वेट पुट कर दूंगी, तो के ए गामा जेड विल बी इक्वल टू 2c के ए का रूट, और z आ गया मेरा 2c के ए का रूट अपॉन के ए अपॉन गामा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2c अपॉन गामा और के ए का रूट। ये z की वैल्यू आई है मेरी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो इसी को आंसर कर देते हैं। अभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं, हम जस्ट ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया हमने, जहाँ पे 0 हो रहा है
जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो। हमें तो ZC चाहिए ना, जहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें। तो ZC तो ये वाली हाइट है जो कि इसका ट्वाइस होगी, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 4C गामा KA का रूट आ जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में हम देख के आए हैं कि KA इक्वल होता है 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2। तो इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगी तो ए आ जाएगा मेरा आंसर। अब ए कैसे आ जाएगा? आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री उतनी नहीं आती है तो आप इस तरीके से करो इसको, 4C गामा 1/KA का रूट। तो 1/KA के रूट को हम KP का रूट लिख सकते हैं, तो मैंने इसको KP का रूट लिख दिया और ये 4C ये गामा हो गया। क्या किया, 1/KA को मैंने KP लिखा है, तो रूट था तो यहाँ पर भी रूट आ गया। और मुझे KP का तो पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि KP मेरा इक्वल होता है 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। बट ये 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 हो गया, तो इसका रूट आएगा तो 10 45 डिग्री प्लस 5/2 हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको लग रहा है कि आप जिस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उसके लिए सीरीज हेल्पफुल है, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये लिंक सर्कुलेट करें। अगर इन वीडियोस का रिस्पांस ठीक रहा तो मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी इसी सीरीज में, जिसमें इतने ही डेप्थ में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, और ओनली न्यूमेरिकल्स ही उसमें रहेंगे और नए न्यूमेरिकल्स रहेंगे। जो हमने अभी तक किए हैं उनसे कुछ अलग होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।